हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इकोलॉजी में से, और जिसका नाम है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यानी कि हम जितने भी हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, यानी कि जितने हमारे इकोलॉजिकल स्तंभ जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं उनका काम क्या है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसका एकदम बेस, यानी कि जो हमारा जो नींव है बच्चों, वो मजबूत करनी पड़ेगी। और वो कैसे मजबूत होगी कि हर चीज के पीछे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये हमें पता होना जरूरी है। और यही सारी चीजें जो है हमारा बेस और जो हमारा बच्चों नींव है उसको मजबूत करेगा। तो सबसे पहले जैसा कि इकोलॉजिकल पिरामिड जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत कहां है ना। अच्छा भला हम इकोलॉजी पढ़ तो रहे थे, अब एक और चीज हमारी साथ में आ गई, अब इसकी कहां जरूरत पड़ी। देखो, जरूरत तो है, वो कैसे, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर जिसको हम स्तंभ कहते हैं, उनका हमारा काम यह होता है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला है बच्चों, फूड चेन, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा बच्चों, जिसके अंदर अलग अलग पोषक स्तर होते हैं, उसके अंदर बच्चों किसी भी खाद्य श्रृंखला में या किसी भी फूड चेन में यदि आपको वहां उसके अंदर उपस्थित जितने भी जीव हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, उसकी संख्या यदि पता लगानी हो, यानी कि उनका नंबर अगर आपको पता लगाना हो, उसी के साथ में बच्चों उनका जैव भार यानी कि बायोमास आपको पता लगाना हो, और उनके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है बच्चों, जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो आपको पता लगाना हो, तो उसके लिए आपको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मुख्य रूप पर बच्चों आपने दो तरीके के पिरामिड्स पढ़े होंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा, एक तो इस प्रकार का पिरामिड होता है और एक इस प्रकार का पिरामिड होता है। अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस लग रहा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। सबसे पहले समानताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सबसे निचला, जो सबसे पहला पोषक स्तर इन दोनों में होता है, जो पहला पोषक स्तर कोई भी खाद्य श्रृंखला में होगा बच्चों, हम सबको पता है वो किसका होगा बच्चों, जो उत्पादक होंगे उनका। यानी कि जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वही आपका पहला पोषक स्तर बनाएंगे। और ये पोषक स्तर बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपका पिरामिड या फिर जो स्तंभ होता है उसका बेस होता है। तो बच्चों, जो पहला पोषक स्तर है, जो ये पहला पोषक स्तर है बच्चों, ये क्या बना रहा है, ये पहला पोषक स्तर बना रहा है पिरामिड का बेस। ठीक है ना। अब कोई बेस है, अब जहां पर हमारी नींव मजबूत हुई है, तो उसके ऊपर एक इमारत तो बनानी पड़ेगी। और इमारत का जो टॉप होगा बच्चों, जो एपेक्स होगा, है ना, वो किसको दर्शाएगा बच्चों, जो एपेक्स है, जो शीर्ष है बच्चों, वो टॉप कंज्यूमर को दर्शाएगा, यानी कि आपका जो उपभोक्ता है, जो चरम उपभोक्ता है बच्चों, उसको दर्शाएगा। तो ये दो बातें तो हमें क्लियर हो गई, है ना, कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा बेस और एक होता है हमारा एपेक्स। ठीक है बच्चों। अब ये दो अलग अलग प्रकार के हमें पिरामिड दिख रहे हैं, इसका क्या महत्व है ना, तो इसका महत्व अभी हम देखेंगे। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इस प्रकार का पिरामिड होता है, जिसका बेस यानी कि जिसका जो सबसे निचला भाग यानी कि पहला पोषक स्तर बहुत चौड़ा होता है और ऊपर जाता है वो संकरा होता रहता है, और शीर्ष जो होता है सबसे छोटा होता है, ऐसे पिरामिड्स को हम क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड्स। अपराइट पिरामिड्स, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, जो स्तंभ क्या होते हैं बच्चों, सीधे होते हैं, है ना, जो स्तंभ क्या होते हैं बच्चों, सीधे होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के पिरामिड आप सभी को पता है, इंग्लिश में हम उनको कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड्स या फिर उल्टे प्रकार के पिरामिड्स, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड्स या फिर उल्टे प्रकार का पिरामिड। बेसिकली ये दो तरीके के पिरामिड ही आपको देखने मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है। अब जब पिरामिड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमने देखा हमें यदि संख्या पता चलनी है, या फिर हमें उनके एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो पता चलना है, या फिर हमें जैव भार के बारे में पता लगाना है, तो हमें पिरामिड्स का ही उपयोग करना पड़ेगा, उन्हीं की सहायता से हो पाएगा। तो सबसे पहले यदि हमें संख्या का पिरामिड देखना है, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर देखना है, तो उसके अंदर हमें ज्यादातर कैसा मिलेगा, सीधे प्रकार का ही हमारा पिरामिड होगा या फिर स्तंभ होगा। वो कैसा होता है बच्चों, उसके कुछ एग्जांपल जैसे ग्रासलैंड हो गया, एक्वेटिक हो गया, है ना, उसके बाद कुछ डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये अलग अलग पारितंत्र जो है बच्चों, इनके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार का स्तंभ या एक ही तरीके का पिरामिड देखने को मिलेगा। वो कैसा होगा, अपराइट। और अपराइट यानी कि सीधे प्रकार का जो पिरामिड होता है, हमें पता है उसका बेस चौड़ा होता है, और जो टॉप जो एपेक्स होता है वो कैसा होता है, संकरा होता है, छोटा होता है। तो ये जो आपको पिरामिड देखने को मिल रहा है बच्चों, ये कैसा है, आपका अपराइट या फिर सीधे प्रकार का पिरामिड। और यदि इसके आपको एग्जांपल्स पूछ लिए जाएं तो आप इनका नाम ले लेंगे, है ना। पर इनमें बच्चों जब हम संख्या की बात करते हैं, तो जैसे बेस पे हमने क्या बोला बच्चों, क्या होते हैं, कंज्यूमर, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो यदि आपके उत्पादक होंगे, ग्रासलैंड की यदि मैं बात करूं बच्चों,
यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बच्चों सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे यानी कि जो आपके उत्पादक होंगे वो कौन से होंगे बच्चों। सीधी सी बात है, ग्रासलैंड में ग्रास होगी यानी कि घास आपके उत्पादक होंगे। घास को खाता कौन है बच्चों? खरगोश। तो घास की संख्या तो सबसे अधिक होगी बच्चों आपके उस पारितंत्र में, और खरगोश जो होंगे बच्चों घास से तो कम मात्रा में होंगे। तो जो खरगोश है बच्चों वो क्या है? आपके सबसे पहले उपभोक्ता, जो कि किसका सेवन कर रहे हैं बच्चों? उत्पादक का। और आपके उत्पादक क्या है? आपके बेस पर है, और वो हम क्या बोलते हैं? घास है। तो घास का सेवन कर रहे हैं आपका खरगोश, जो कि कम संख्या में है, तो उनका जो स्तंभ है बच्चों थोड़ा छोटा होगा, है ना। और घास का सेवन कौन करता है बच्चों? है ना, घास का सेवन कौन करता है? खरगोश करते हैं। खरगोश का सेवन कौन करेगा बच्चों? आगे कोई कार्निवोर, मांसाहारी जीव। और इस केस में यदि हम लोमड़ी की बात कर ले तो लोमड़ी उसको खा जाएगी। और लोमड़ी का भी शिकार कौन कर सकता है बच्चों? शेर कर सकता है। तो जब हम कभी भी ग्रासलैंड पारितंत्र की बात करते हैं या ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं बच्चों, सबसे अधिक संख्या में हमारे पास घास होती है, उससे कम संख्या में हमारे पास क्या होते हैं? खरगोश होते हैं, उससे कम संख्या में हमारे पास लोमड़ी या फिर वुल्फ हो सकते हैं, और उससे कम संख्या में हमारे पास क्या होंगे बच्चों? जो टॉप कंज्यूमर, जो शीर्ष पर होते हैं, वो होते हैं हमारे शेर। पर बच्चों इसमें भी एक अपवाद है। इसमें यह अपवाद है कि यदि हम नंबर यानी कि संख्या का जो पिरामिड देखते हैं, उसके अंदर एक अपवाद आता है ट्री इकोसिस्टम, जो कि क्या होता है बच्चों? उल्टे प्रकार का होता है। वो कैसा होता है भाई? उनके अंदर संख्या जो है, हम तो कहते हैं कि जब प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे तभी तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट आपके उपभोक्ता हैं उनकी संख्या उस पर निर्भर होगी। पर देखो यहां पर क्या होता है कि जो आपके प्रोड्यूसर है बच्चों, ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक पेड़ की बात करें तो पेड़ तो आपके पास एक ही है, और उसमें आपका उपभोक्ता यानी सॉरी उत्पादक जो प्रोड्यूसर है बच्चों वो कौन होगा? आपका पेड़ ही होगा। तो पेड़ की संख्या तो आपके पास एक है। अब पेड़ के ऊपर बच्चों बहुत सारे पक्षी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, तो उनका जो स्तंभ होगा बच्चों थोड़ा बड़ा होगा। उनका जो ट्रॉफिक लेवल है या उनका पोषक स्तर, जिस पोषक स्तर पर वो है वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है। उसके बाद में बच्चों पेड़ों के ऊपर बहुत सारे कीट और इंसेक्ट्स और बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, तो उनका भी बच्चों जो स्तंभ होगा वो चिड़िया से तो ज्यादा ही होंगे, चिड़िया से तो उनकी संख्या ज्यादा ही होगी, तो उनका जो पारितंत्र के अंदर बच्चों जो उनका स्तंभ होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो बच्चों पोषक स्तर के ऊपर हम सबसे नीचे जो है बच्चों हमारा पहला पोषक स्तर पर हमारे उत्पादक रखते हैं, इसलिए हम पेड़ जो है सबसे नीचे रखेंगे। पर जब हमने उनकी संख्या देखी तो वो एक थी, तो उनका सबसे छोटा होगा। उसके बाद में बच्चों आपके उसके ऊपर चिड़िया होंगी, जो कि क्या करेंगी? पेड़ के ऊपर जो पत्तियां होती है, जो बीज होते हैं, उनका सेवन करती है। तो जो वो उपभोक्ता हुए तो उनकी संख्या थोड़ी बड़ी है, तो उनका स्तंभ थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद में बच्चों जो कीट है बच्चों, जो कीट है उनकी संख्या और ज्यादा होगी, तो उनका जो है बच्चों स्तंभ और बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी बच्चों? संख्या के पिरामिड की। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं जैव भार यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के पिरामिड में बच्चों सेम चीजें होती हैं, है ना। बायोमास के पिरामिड में बच्चों यूजुअली तो क्या होता है बच्चों? सीधा ही होता है ना। ज्यादातर तो क्या होता है बच्चों? सीधा ही होता है। ज्यादातर आपका जो होता है बच्चों अपराइट ही होता है। कैसा होता है? अपराइट ही होता है, सीधे प्रकार का ही होता है, सीधी प्रवृत्ति का ही होता है। इसमें भी आपके पास एग्जांपल आते हैं बच्चों ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी आपके पारितंत्र है ज्यादातर उसके अंदर आपको अपराइट ही आपको अपना पारितंत्र देखने को मिलेगा। पर बच्चों इसमें भी एक अपवाद आता है, वो है आपका जलीय इकोसिस्टम। अब इसमें ये अपवाद किस प्रकार से हुआ बच्चों कि जो क्या आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बच्चों, उनका तो जैव भार बहुत कम होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं बेचारे, उनका तो कुछ भार ही नहीं होता। तो उनका जो पारितंत्र के अंदर बच्चों जो उनका जैव भार है वो सबसे कम होता है, और आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके उत्पादक हैं, वो भी फाइटोप्लैंक्टन्स ही है, तो उनका बच्चों जो एरिया है वो सबसे छोटा होगा। उनका सेवन कौन करते हैं बच्चों? ज़ूप्लैंक्टन्स। उनका जैव भार थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो उनका जब जैव भार थोड़ा ज्यादा है तो उनका पिरामिड भी थोड़ा सा बड़ा होगा ना, है ना। उनका सेवन कौन करता है बच्चों? छोटी मछलियां, तो उनका भी जैव भार थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज़ूप्लैंक्टन्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए उनका स्तंभ थोड़ा सा और बड़ा होगा। और छोटी मछलियों का सेवन कौन करते हैं बच्चों? बड़ी मछलियां करती है ना। छोटी मछलियों का सेवन बड़ी मछलियां करती है, और बड़ी मछलियों का जैव भार सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो सबसे टॉप पर होंगी और उनका पिरामिड सबसे बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। लास्ट में हम आ जाते हैं हमारा बच्चों ऊर्जा का पिरामिड, जो कि हमेशा अपराइट होगा। इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं है बच्चों, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। जो ऊर्जा का जो प्रवाह है बच्चों, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा कैसा होगा? यदि हम पिरामिड या फिर स्तंभ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा सीधा होगा, अपराइट होगा। और अपराइट होने का वजह यह है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है बच्चों, एक दिशीय होता है, हमेशा एक तरफ ही ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऐसा नहीं है कि यदि किसी खरगोश ने घास का सेवन किया
तो अब वो घास खरगोश से वापस अपनी ऊर्जा ले लेगी? ऐसा नहीं होगा। तो जो ऊर्जा बच्चों घास के अंदर थी, उसका 10% हिस्सा किसके अंदर चला गया बच्चों? खरगोश के अंदर। अब बच्चों खरगोश का सेवन किसने किया? आपके भेड़ियों ने। और भेड़ियों के अंदर, खरगोश के अंदर जो आपके पास जो ऊर्जा थी बच्चों, उसका कितना प्रतिशत किया? 10% किया। तो ये जो 10% एनर्जी लॉस या 10% एनर्जी लॉस का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो किसने दिया बच्चों? हमारे लिंडमैन ने, है ना। और इसी को ही ये फॉलो करता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि ऊर्जा का जो स्तंभ होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का जो ये छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से यदि आप अपने RUHS की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है बच्चों, उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है बिग समर सेल, जिसके अंदर आपके लिए बच्चों क्या रहने वाला है? बहुत बड़ी समर सेल है बच्चों, जिसके अंदर 14 से 20 के बीच में आप सभी के पास बच्चों बहुत ही शानदार ऑफर रहने वाला है, जहां पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सारे ही ऐप के कोर्सेज पर। और अतिरिक्त आपको 13% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, किसके एक्स्ट्रा आपको 13% डिस्काउंट मिलेगा 90% डिस्काउंट के बाद। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? एक छोटा सा कोड है, आपको ये अप्लाई करना है, जिसका नाम है UC13। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, आपका एक्स्ट्रा 13% ऑफ जरूर हो जाएगा। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।